आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और कई महीने हो गए हैं अलग अलग कारणों से वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब हमारी व्यवस्था है, थोड़ा समय हम निकालना चाहते हैं कि वीडियो दें। खास करके अभी जो बोर्ड के एग्जाम हैं चल रहे हैं, अब तो आज से स्टार्ट हो गए, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो मस्ट टू डू वाले टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल करने ही चाहिए, उन टॉपिक को थोड़ा हम देखेंगे। और हर साल की तरह पीछे के वीडियोस भी जब आप देखेंगे हमारे, खास करके बोर्ड प्रिपरेशन के वीडियोस, तो आपको समझ में आएगी इस बातों को कि जो भी आपको दिया जा रहा है और जो फिर अभी हम बोर्ड के व्यू से जो आपको हम अभी देंगे, वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही देते हैं, है ना। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे, कहां से? डायग्राम से। आपने पूरे साल बायोलॉजी में खास करके डायग्राम बहुत सारे पढ़े हैं। पैटर्न क्या था, पहले डायग्राम बनाना आता था, मेरे जैसे अच्छे कलाकार को डायग्राम आज तक बनाना आया नहीं। तो इस चीज से तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब डायग्राम बनाना नहीं आता। छोटे मोटे जो रे डायग्राम है वो तो चलो फ्लो चार्ट वगैरह आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो बड़े डायग्राम होते हैं, मुश्किल डायग्राम होते हैं, वो बनाने नहीं आते पेपर में। अब वो बना बनाया आता है ना। एक बेसिक चीज आपको समझना है यहाँ पे ना, कि जब बना बनाया डायग्राम है और उसके अंदर जो भी पॉइंट है, जो भी उसके मान लो पार्ट्स हैं, वहां पे मान लीजिए दो चार पार्ट्स के सामने उसने ABCD लिख दिया क्वेश्चन में, तो एक तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जो पार्ट ABCD डिनोटेड है वो है क्या, है ना। और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी वो आपसे सवाल कर दे कि भाई इसके फंक्शन बता दो, मे बी वो आपसे सवाल कर दे कि यहाँ से सेक्रेशन क्या होता है वो बता दो, है ना। तो एक तो देखो, यहाँ डायग्राम वाले में क्वेश्चन फ्री के सॉरी मार्क्स फ्री के होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अब क्या कंसंट्रेट करना होता है, तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जो भारी भरकम डायग्राम है वो बनाने अब नहीं आते हैं, लेकिन अपनी कॉपी में आप रफ स्केच करके प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। कोई देखने तो जा नहीं रहा, फंसेगा नहीं कोई आपके ऊपर। तो जब तक आप एक रफ स्केच नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया नहीं मिलेगा। और फिर रट्टा मारने की चीज तो साइंस है ही नहीं, शुरुआत से कहता हूँ रट्टा नहीं मारना है। तो जब हमने पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस तरह से कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, बात फिर आगे नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं और आते हैं आपके डायग्राम पे। देखिए, सबसे पहले बात हम जो करेंगे डायग्राम में, वो करेंगे स्टोमाटा। जहां तक स्टोमाटा का सवाल है, लिव्स में पाया जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। फिलहाल मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं डायग्राम की बात करूंगा। उसकी भी चर्चा हम करेंगे जब टॉपिक के वीडियोस होगा तब। अब देखो, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाले की बात करूं, एपिडर्मल सेल, इनर जो थिक वॉल है वो भी सबसे अंदर का जो थिक वॉल है वो हमें नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है वो नजर आ रहा है।
आउटर थिन वॉल। अब ये देखो आप, इनर थिक वॉल यानी अंदर का जो वॉल है वो थिक है और आउटर का थिन है। ये डिफरेंस आपको देखना है। वैक्यूल्स है, गार्ड सेल है, स्टोमाटल पोर्स है और न्यूक्लियस है। ये सारी चीजें हैं। अब यहां समझना क्या है? समझना हमें ये है कि जब ये स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट में बता रहा हूं, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अलग है। लेकिन यहां मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि क्लोरोप्लास्ट के क्या काम होते हैं, इसमें एपिडर्मल सेल के क्या काम होते हैं, न्यूक्लियस के क्या काम होते हैं। जनरली जब हमने 9th क्लास में ऑर्गेनल के फंक्शन पढ़े थे तो समहाउ सेम फंक्शन है सबके, है ना। जो चीजें अलग हैं उनके फंक्शन हमें ध्यान रखने हैं। तो एक तो स्टोमाटा के डिपली जो है पार्ट्स कौन से कहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस की जगह हम डिफाइन कर दें क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट की जगह हम, तो उसका स्ट्रक्चर हमें और उसका पोजीशन हमें पता होना चाहिए। एक बात। जब हम दूसरी डायग्राम की बात करते हैं तो वहां पे आ जाते हैं क्या, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, और जो अमीबा का न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन चाहे ह्यूमन में हो या अमीबा में हो या किसी में भी, 5 स्टेप तो हमने पढ़े ही है ना, 5 स्टेप होते हैं। अब इसमें ध्यान से हमें देखना है फर्स्ट स्टेप। स्ट्रक्चर अमीबा का पता ही है, आप चाहे जैसा भी बना दें, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर थ्योरेटिकल भी आ गया न्यूट्रिशन अमीबा में आप एक्सप्लेन करें, तो अब ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, कोई मुश्किल है नहीं। आप जैसे भी बना देंगे वो अमीबा ही बनेगा, क्लोज होना चाहिए। तो एक तो न्यूक्लियस, और दूसरा जो बाहर का पार्ट होता है उसको सूडोपोडिया कहते हैं, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट स्टेप में, डाइजेशन के फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम इंगेशन करते हैं, वहां पे आप क्या देखें, इसमें वैसे तो 2 डायग्राम आपको बना रखा है इसमें, है ना, लेकिन जनरली ये समझाने के लिए बनाया हुआ है। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रे है, शिकार है जिसको खाना है इसको, है ना। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट है, और न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन पे है। सूडोपोडिया अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बदलता है, ऐसा चेंज करता है कि उसे ट्रैप में ले लेता है। वो इंगेशन हो गया, ट्रैप में लेना इंगेशन। वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे तो माउथ में फूड पार्टिकल को बस रख देना इंगेशन है। इंगेशन खत्म होने के साथ डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन शुरू हो गया, यहाँ भी 2 देखिए बना हुआ है। डाइजेशन में देख रहे हैं आप, फूड पार्टिकल को धीरे धीरे सूडोपोडिया ने बिल्कुल क्लोज कर दिया और अपने अंदर ले लिया, अमीबा के अंदर ले लिया। इसके बाद इसका डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, डाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इगेशन का। इगेशन क्या नहीं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का, जो उसने डाइजेस्ट किया तो उससे जो मटेरियल मिला उसको, उसे वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका डिसोसिएशन करता है, हर जगह उसको भेजता है, एसिमिलेशन करते हैं उसको, और लास्ट में जो पार्टिकल बिना डाइजेशन के बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, यानी अमीबा क्या करता है, इगेज कर देता है, इगेशन। तो ये डायग्राम बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा है ये समझ गए होंगे आप, डाइजेस्टिव सिस्टम। खुद ध्यान से करना है। माउथ कैविटी से, अभी जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ फूड पार्टिकल को रख देना माउथ में, इंगेशन खत्म। माउथ कैविटी से फेरिंक्स में
अब यहाँ पे दो बातें हमें देखना है, एक फेरिंग्स है, एक लैरिंग्स है। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वो आवाज के लिए होती है। फेरिंग्स जो है वो फूड पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। इसी में कई बार हमें कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, ये थोड़ा सा जो वैल्यू एडेड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब वो हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई खाते समय नहीं बोलना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक वॉल्व होता है, ट्राइकुस्पिड वॉल्व होता है, जो कि एक समय में एक जगह ही काम कर सकता है। लेकिन अगर हम उसे प्रेशराइज करेंगे, दोनों काम करेंगे, तो फूड पार्टिकल कंफ्यूज हो जाता है कि फेरिंग्स में जाना है कि लैरिंग्स में जाना है। और फिर जब वो लैरिंग्स में जाता है तो फिर हम देखते हो ना परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ से फूड पार्टिकल फिर ओइसोफेगस, ये जो फूड पाइप भी करते हैं, यहाँ से याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट करते हैं इसको। तो ओइसोफेगस से होते हुए ये हमारे स्टमक में पहुंचते हैं। देखो थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा है, रिवीजन के लिए हमें क्या करना है? रिवीजन के लिए हमें एक रे डायग्राम तैयार रखना है। रे डायग्राम कैसे कि भाई माउथ कैविटी लिखा, एक एरो का साइन लगाया, उसके बाद फेरिंग्स लिखा, उसके बाद एसोफेगस, यानी एरो का साइन लगाते हुए जब हम एक रे डायग्राम बना लेते हैं तो रिवीजन में आसानी होती है। फिर वहीं पे हम क्या करते हैं, जैसे स्टमक में क्या, अब देखो स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, रफ स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। तो अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि हाँ स्टमक कहाँ है, लीवर कहाँ है, गल ब्लैडर कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, सब कुछ दिख रहा है। अब मान लो स्टमक की जगह ये जहाँ पे स्टमक लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने डिजाइन कर दिया ए, सिर्फ ए दे दी। आपने पूछ दिया उसने कि भाई इसका नाम नेमिंग करो और इसमें इसका फंक्शन बताओ, या इसमें जो केमिकल मौजूद होते हैं उसका नाम और फंक्शन बताओ। तो ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा कि स्टमक में हमें पता है HCl होता है। HCl का काम क्या होता है, या नमक का काम क्या होता है, या इसमें म्यूकस भी होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है। इसी तरह से माउथ में भी एंजाइम होते हैं। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे रहने वाले ब्रैकेट में आप यू लिख सकते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम है, क्या उसमें डाइजेशन होता है। अपने शॉर्ट नोट के लिए जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है उसके लिए आप कर सकते हैं। तो लीवर का पोजीशन, गॉल ब्लैडर का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनका पोजीशन आपको ध्यान रखना है, और इसी तरह से इनका जो फंक्शन है वो याद रखना है, ध्यान रखना है। और इसकी चर्चा हमने की है, और फिर आगे जब थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे तो उसमें करेंगे। जैसे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं कि ये कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होता है, यानी कि जो पार्टिकल माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो स्टमक में डाइजेस्ट हो पाया, वो आकर के यहाँ पे सबको डाइजेस्ट है ना, सबके लिए व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट डायग्राम ये भी है आपके सामने। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आंसर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे फेरिंग्स की बात हमने की थी, उसके जस्ट इधर देखें आप, लैरिंग्स लिखा हुआ है, नसल कैविटी है जहाँ से हमें सांस लेना होता है या, और ये देखें आप दो, ये हमारे लंग्स हैं, है ना, और ब्रांचेस डायफ्राम भी है। तो अब इसमें फिर से वही बात, सारे पोजीशन को ध्यान रख के और किसका क्या फंक्शन है वो हमें ध्यान रखना है। यहां से हम आ जाते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए मुझे दिख रहा है ह्यूमन हार्ट का, जहाँ पे कि आपको इस डायग्राम में बल्कि अच्छे से शो किया गया है। आप और भी कोई सिंप्लीफाइड डायग्राम है तो उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ऑल्टा भी दे रखा है, इधर पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपको मालूम है कि लेफ्ट से या राइट से कहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, कहाँ से हमारा ब्लड एंटर करता है, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं हार्ट के सर्कुलेशन को। तो ये जो डायग्राम की चीजें हैं और उससे रिलेटेड जो भी उसके फंक्शन है, ये हमें है ना। तो ये
हमारे लिए जरूरी है। और इसको रे डायग्राम में हम आगे जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम रे डायग्राम में भी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। इसके बाद आ जाती है बात जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि नेफ्रॉन की बात कर लें पहले, उससे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब आप इसमें देखें तो रेनल ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और रेनल आर्टरी और रेनल वेन। और यहाँ पे आपको किडनी दिखा रखा है, लेकिन ए पेयर ऑफ किडनी होता है, दो किडनी मतलब पेयर पेयर में होते हैं। और यहाँ से इस किडनी का ही काम क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ से वो डिस्टिल कर लेता है, छान लेता है। और उसके बाद जो वेस्ट होता है उसे जाके यूरिनरी ब्लैडर में और यहाँ से यूरिन से बाहर आए। तो एक तो इसका जो आपका फंक्शन है वो ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो आपको दिखा रखा है कि कॉमन कैप्सूल, ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोबुलस होते हैं। इधर से रेनल आर्टरी आई, आर्टरी वैसे प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे रेनल आर्टरी है तो उल्टा हो जाता है, प्योर ब्लड लेके जाती है। और रेनल आर्टरी यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ, जो भी पार्टिकल है वो बाहर आ गया, यानी जो वैसे पार्टिकल है। और यहाँ से जो है वापिस आप देख रहे हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए और अलग हो जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन के डायग्राम में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये बचपन से पढ़ते आए हैं आप, न्यूरॉन का जो एनाटॉमी है कि कहाँ पे एक जोन है, माइलिन शीथ, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं माइलिन शीथ है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि माइलिन शीथ का के ऊपर कोटिंग क्यों होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट ना हो, इंफॉर्मेशन कहीं जाकर के दूसरे इंफॉर्मेशन से ना मिल जाए। तो फिर ये क्या होता है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है और फिर एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। और डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, और इसके साथ साथ जो है वो एक्सोन आपने देख ही लिया, ये जो सेल बॉडी होती है वो है। तो इसके अंदर जो है वो इसकी एनाटॉमी कहाँ क्या होता है, ABCD इसमें भी देख करके आपसे पूछ सकता है, तो इसके डायग्राम को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाते हैं ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन और इसी तरह से वेंट्रिकल, और इसके पार्ट्स हैं, इसको याद रखना है और ध्यान में रखना है, इसको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। जो फोर ब्रेन होता है, सेरेब्रम है, ये फोर ब्रेन है। यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इधर नीचे पोन्स है, मेडुला है, ब्रेन स्टेम इसको कहते हैं, ये हिंड ब्रेन है, सेरेब्रम है, कार्पस कैलस में है। इसी तरह से थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होते हैं वो है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको ध्यान में कहाँ क्या है वो भी रखना है, और उसके फंक्शन को भी आपको इसी के डायग्राम के साथ साथ आपको नोट करना है, ताकि चाहे सवाल चाहे जैसे भी आए उसको हम देखें। अब ये छोटी छोटी बातें देखो आपने पढ़ा है कि, और इससे याद भी रहेगा, एग्जाम्पल कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाइड्रा में बडिंग होता है, तो बडिंग जो है वो किस तरह, बड की देखिए फॉर्मेशन हुआ, फिर ये धीरे धीरे बड जो है वो बड़ा होता है, फिर ज्यादा इनलार्ज हो जाता है तो यहाँ से टूट जाता है, तो बडिंग कहला जाता है। और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एंथर और इधर जो स्टिग्मा, टाइल, ओवरी, है ना। तो ये जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का, ये तो हमारा फीमेल पार्ट है। और दूसरा जो ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है, मेल पार्ट है, जिसमें कि एंथर, फिलामेंट है, पेटल अलग। तो जो ये एंथर होता है ना, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जैसे कि फॉर्म हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वैसे ही जो है फ्लावर में क्या होते हैं, एंथर होते हैं। और इसी में पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जब अपने ही फ्लावर पे, अपने ही फ्लावर सेम फ्लावर पे
जब वो ट्रांसफर होते हैं सेम ट्री पे, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब इसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा हो, तब वहां पे वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने करना है। अब क्या होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है ना पहले स्टिग्मा में जाता है, फिर स्टाइल से होते हुए फिर ये पहुंच जाता है ओवरी में। और यहाँ पे चूंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑलरेडी है, और यहाँ से इसको पॉलन ग्रेन्स भी मिल गया, मेल वाला भी। तो फिर यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो जाता है। तो ये सेक्शन जो है फ्लावर का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसने भी खुद ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो बात क्या है कि अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे हमें दो तीन बातों का, वैसे तो फिर जो डायग्राम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो पार्ट है, जैसे टेस्टिकल है या यूरेथ्रा है, पेनिस है, हर एक पार्ट को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट का है, वो फिर रफ स्केच करना ही पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ इसका क्या फंक्शन होता है, वास डिफरेंस है, ब्लैडर है, कोलोनल है, इनका फंक्शन आप डायग्राम के साइड में लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता चलूं कि जो टेस्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस लेस क्यों होता है? तो क्योंकि जो स्पर्म का जो बनना होता है और स्पर्म का जो सर्वाइवल होता है, वो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम में ही सर्वाइव होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा डाला जाता है। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है, और फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में आपको दिख ही रहा है। ये ओवरी है जहाँ पे कि इसकी ओवा की फॉर्मेशन होती है, ये यूटेरस है, और वेजिना से जब स्पर्म एंटर होता है और इधर से जब ओवरी से ओवा आता है, दोनों का जो मिलन है वो यहाँ होता है, और तब जाकर के यहाँ पे धीरे धीरे जाइगोट की फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर जो है वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। अब इसमें तो कई सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने समझना है, इसके साथ साथ जो है वो किस तरह से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल में क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ट्यूब यहाँ से ओवा लेके जा रहा है, इस ट्यूब को ही जो है सर्जिकल मेथड में कट कर देते हैं। तो क्या होता है, जब आपने फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया तो यहाँ से फिर ओवा जाएगा ही नहीं, ओवा जाएगा ही नहीं, तो स्पर्म कितना आता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वहां पे वो बर्थ कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ से साहब हम इसको लास्ट है ना, इतने सारे टॉपिक मेन रूप से बायोलॉजी के अंदर जो है वो अगर हम कर लेते हैं तो एकदम हमें उम्मीद है, और जितनी बातें हमने समझाई है आपको, तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना है अपने, और फिर अगले टॉपिक की चर्चा हम करेंगे अगले है ना। एक डीपली अच्छे से मैं आपको जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज वो भी डिस्कस करूंगा। एक वीडियो में मैं आपको जो केस स्टडी के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो भी डिस्कस है ना। तो इसकी आपको विशेष चर्चा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।